नमस्कार, मनु श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में जो विषय वस्तु है सामाजिक अध्ययन की, उसके बारे में। पहले हमने पढ़ लिया था सामाजिक अध्ययन की प्रकृति के बारे में, सामाजिक अध्ययन की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में। उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। आज जो पढ़ेंगे उनमें से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो विषय वस्तु है सामाजिक अध्ययन की, मैंने आपको बताया कि जो अगर रेट में अगर आप पूछते हैं कि कितने विषयों का अध्ययन किया जाता है, तो रेट के अंतर्गत आते हैं इसमें 6 विषय। और वैसे ही सेकंड ग्रेड में पूछते हैं तो कितने विषय हो जाएंगे आपके? 7 विषय हो जाएंगे, जिसमें नागरिक शास्त्र जो विषय है रिट के अंतर्गत, उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है सेकंड ग्रेड के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान और दूसरा पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यह आपको ध्यान में रखना है। नागरिक शास्त्र 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, तो सेकंड ग्रेड में अगर क्वेश्चन आता है तो कितने विषय हो गए? 7 विषय हो गए। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे अगर पूछते हैं, आप थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो यहाँ पे कितने विषय हो जाएंगे आपके? 6 विषय हो जाएंगे। और ये 6 विषय मैंने नाम लिख रखा है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है और ये दर्शन शास्त्र है। ये आपको आसान लग रहे होंगे कि ये 6 विषय हैं, हमें तो आराम से याद हो जाएंगे। इनको आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ये जो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक में इनको पढ़ाते क्यों हैं, ये विषय जो चल रहे हैं, इनके आप जो टीचर बनोगे तो ये आप पढ़ाओगे क्यों बच्चों को, क्या ज़रूरत है इनको। तो इनमें से आपसे पूछा जाता है कि इतिहास विषय या फिर भूगोल विषय, नागरिक शास्त्र विषय, अर्थशास्त्र विषय, समाजशास्त्र या दर्शन शास्त्र है, क्यों, इसका इनका उद्देश्य क्या है, इस वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं। तो क्यों में से आपके क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देखो इतिहास में सबसे पहले क्वेश्चन यह आया हुआ है कि इतिहास की शुरुआत हम उच्च माध्यमिक विद्यालय या फिर प्राथमिक विद्यालय में किस रूप से करते हैं। तो आपने सबने देखा है, सिलेबस सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे क्या आती है? सभ्यता आती है, सिंधु घाटी सभ्यता। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको मिलता है कि पाषाण युग से प्रारंभ मानी जाती है, सभ्यताओं के युग से मानी जाती है, फिर वैदिक युग से मानी जाती है, फिर पूरा पाषाण से मानी जाती है। तो सबसे पहले क्या करके आते हैं? सब टिक करके आते हैं पाषाण युग। लेकिन ऐसा नहीं है, इतिहास के बारे में आती है कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन अपना राइट होना चाहिए, सभ्यता युग से इतिहास का प्रारंभ मानी जाती है। अब इस इतिहास की हम पढ़ते क्यों हैं, बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं कि इतिहास विषय, तो देखो पहले की घटनाएं चली गई है। अब आने वाले जो बच्चे हैं वो इनको क्यों पढ़ रहे हैं? तो इनका सबसे मेन उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो घटनाओं से क्या होते हैं? सीखते हैं। आप उनको, और घटनाएं भी कौन सी? दुखद घटनाएं उनको बिल्कुल भी, यहाँ पे अगर आप देखते हैं सिलेबस के अंदर जाके पढ़ते हैं तो कोई भी ऐसा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा या फिर अकबर महान लिखा हुआ मिलता है, कोई भी चीज़ है वो सभी क्या होता है? अच्छी चीज़ें, आदर्श घटनाओं का ही उल्लेख इसमें मिलता है। तो इतिहास में क्या मिलता है? आदर्श घटनाओं का, जिसे बच्चा देख के क्या करे? अच्छी तरह से इनको सीखे। तो हमेशा इतिहास में आपको क्या मिलेगा? बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने के लिए आदर्श घटनाओं को ही बालक में सिखाया और पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों में क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। बच्चों को ये समझ में आ सके कि किस प्रकार से हमने धीरे धीरे क्या किया है? विकास किया है। कौन कौन से कि हम कौन सी चीज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वो इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत है वो क्या मानी जाती है? सभ्यता युग से मानी जाती है। और उच्च प्राथमिक स्तर तक इसकी जो विषय वस्तु है वो सभ्यताओं की सामान्य जानकारी से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, विशेषकर इसमें वैदिक काल आ जाता है, वो पढ़ते हैं। मौर्य काल की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताया जाता है, साहित्यिक सर्जन के बारे में बताया जाता है, राजपूत काल पढ़ते हैं, सल्तनत काल पढ़ते हैं, मुगल काल पढ़ते हैं, अंग्रेजी काल की भी प्रमुख घटनाएं हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया जाता है। ये जो पाठ्यक्रम आता है इसमें से आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इतिहास विषय के अंतर्गत हम कौन सी चीज़ें होती हैं वो उस प्राथमिक स्तर तक पढ़ाते हैं। इतिहास की जो विषय है उसको पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि एक बालक को दुनिया के विकास की गति को समझना और आने वाले समय के लिए विकास की जो संभावनाएं हैं उनको खोजना ही क्या है? बालक को इतिहास में पढ़ाने का क्या है? एक मोस्टली रीजन है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास की विषय वस्तु उच्च प्राथमिक स्तर तक सम्मिलित किया जाता है तो कौन से सम्मिलित किया जाता है, तो उसमें राइट आंसर आएगा सभ्यताओं के काल से इसको सम्मिलित किया जाता है। ये तो इतिहास विषय के बारे में हो गई बात आपकी। नेक्स्ट आता है आपका भूगोल विषय। भूगोल विषय है, उसमें देखो भूगोल विषयों को हम क्यों पढ़ाते हैं प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में? क्योंकि जो भूगोल विषय है वो हमें क्या करवाता है? बच्चों को दिशाओं का ज्ञान करवाता है। जो सुपरफिशियल चीज़ होती है वो इसके अंतर्गत बच्चे में नींव के द्वारा डाल दी जाती है, जिससे क्या हो? बच्चा एक सभ्य मानव बने, बच्चे को पता लगे कि अपनी दिशाएं कौन सी हैं, अपने जो
कौन से अक्षांश हैं, देशांतरों के बारे में जानकारी दी जाती है। और भूगोल में भी दो टाइप से प्रमुख रूप से इसमें पढ़ाया जाता है, मानव भूगोल के रूप में और प्राकृतिक भूगोल के रूप में। जो मानव भूगोल होता है वो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो मानव भूगोल है उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, भूगोल में कहाँ से पढ़ाते हैं, तो पाषाण युगीन मानव के जीवन के बारे में भूगोल के अंतर्गत बताया गया है। और टिक क्या करके आते हैं, पाषाण युगीन यानी हिस्ट्री से संबंधित हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, भूगोल में आता है। अगर एक क्वेश्चन मिलते हैं कि पाषाण युगीन मानव के जीवन के बारे में कौन से विषय में पढ़ाया जाता है, तो भूगोल विषय के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं, देखो प्रकृति से संबंधित है तो पहाड़, नदियाँ, महासागर, झरने हैं, जो भूकंप हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाती है, दिशाओं के बारे में ज्ञान करवाया जाता है, जंगल के बारे में, मैदान, पठार, कृषि के क्षेत्र कौन से हैं, अपने खनिज क्षेत्र कौन से हैं, उनके बारे में बताया जाता है भूगोल के अंतर्गत, ताकि मानव के जो बच्चे हैं, जो इनका विकास हो रहा है, वो इन चीज़ों को समझ सकें। जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें भूगोल विषय की वस्तु के रूप में पाषाण युगीन मानव से संबंधित जीवन शैली के बारे में, राष्ट्रीय स्तर के भौतिक स्वरूप क्या होते हैं, अपना मानक समय क्या होता है, इनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना कि उस प्राथमिक स्तर तक वह पाषाण युगीन मानव के बारे में किस विषय वस्तु के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, तो भूगोल विषय के अंतर्गत इसमें जानकारी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट अपना आता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो नागरिक शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि बच्चे को क्या हो, बच्चे को जो अपना संविधान है उसके बारे में जानकारी हो, अपने प्रतीक चिन्ह कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, अपनी राजधानी कहाँ पे है, अपने मौलिक अधिकार कहाँ पे हैं, अपने मूल कर्तव्य क्या आते हैं, संविधान के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। जो अपने प्रधानमंत्री हुए हैं, जो राष्ट्रपति हुए हैं, अपना मुख्यमंत्री कौन चल रहा है प्रेजेंट के टाइम में भी इसमें बताया जाता है। तो ये नागरिक एक अच्छे नागरिक बनने के लिए ये इसको पढ़ाया जाता है। अगर हम इसका मोस्टली उद्देश्य देखते हैं नागरिक शास्त्र का, तो इस विषय वस्तु का उद्देश्य होता है बालक को प्रारंभ से ही राष्ट्र के लिए तैयार करना, ताकि वो देश और काल परिस्थिति के अनुसार अपने अधिकार व कर्तव्यों को समझेगा और राष्ट्र में अनुशासित रहते हुए अपने संपूर्ण कार्य को पूरा करेगा। यानी अनुशासन में रहने का काम सिखाता है नागरिक शास्त्र, उनको अपना अधिकार दिखाता है, कर्तव्यों को बताता है, ये नागरिक शास्त्र का काम होता है। तो प्राथमिक स्तर पर हम क्या पढ़ते हैं, जो हमें अपने पड़ोसी देश हैं उसके बारे में, अपने संबंध कैसे हैं, उनका जो राष्ट्रीय संबंध है उसके बारे में भी इसमें पढ़ाया जाता है। तो पूछा जाता है कि कौन से में राष्ट्रों के संबंध में, कौन से विषय में राष्ट्रों के संबंध में बारे में बात की जाती है, तो देखो इसमें आएगा नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत इसमें पढ़ाया जाता है। अगर अब मैप किया जाए तो मैप हम पढ़ते हैं भूगोल के अंतर्गत। अब नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र में, और ये नागरिक शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, बालक को राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित करना ही इसका क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नागरिक शास्त्र को क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि बालक को राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित करना होता है। अर्थशास्त्र देखो, अर्थशास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, इनकम से संबंधित है, कमाई है। अगर आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हो, जब बच्चा स्टार्टिंग से ही नियोजन करना नहीं सीखेगा तो आगे जाके वो क्या उसमें नींव किस प्रकार से पड़ेगी, इसलिए अभी बच्चे में अर्थशास्त्र पढ़ा के नियोजन के बारे में बात करके, संसाधन कौन कौन से अपने खनिज, पशु संपदा, अपने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बीमा, बैंकिंग के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में पता लग जाए, ताकि वो आगे जन के क्या बने, एक अच्छा नागरिक बने। इसी वजह से अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्नता बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। नागरिक शास्त्र का मैंने आपको उद्देश्य क्या बताया कि बालक को राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित करना। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मैंने आपको क्या बताया, सामाजिक और आर्थिक रूप से बच्चे में संपन्नता पैदा करना ही अर्थशास्त्र की प्रमुख क्या होती है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अर्थशास्त्र की। तो ये आता है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु प्रदान करती है बालक को क्या प्रदान करती है, सामाजिक आर्थिक संपन्नता प्रदान करती है। अब अपना नेक्स्ट मैंने लिख रखा है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में सबसे पहले हम नाम पढ़ते हैं अरस्तु। अरस्तु ने क्या बताया कि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, मैंने कल ही बताया था, और वो क्या करता है, समाज में रहना पसंद करता है। तो अरस्तु के अनुसार मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहना पसंद करता है। तो समाज में रहने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ, समाज में कौन कौन सी उनकी भूमिकाएं होती हैं, तो समाजशास्त्र में सब मोस्टली दो चीज़ों के बारे में, संयुक्त प्रथा, संयुक्त परिवार, एकल परिवार आप पढ़ते हैं,
उनके बारे में बताया जाता है। समाजशास्त्र में दो टाइप है, प्रस्तुति और भूमिका। प्रस्तुति तो हम किसे कहेंगे और भूमिका किसे कहेंगे, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना भी रखा है। इसमें देखो समाजशास्त्र में प्रस्तुति कैसे आई और भूमिका कैसे आई। प्रस्तुति तो क्या होती है और भूमिका क्या होती है। प्रस्तुति तो आपका एक पद का नाम है और भूमिका क्या है, आप उसको कैसे निर्वाह करते हो। पर प्रस्तुति आप जैसे दादा दादी, नाना नानी, पति पत्नी, ये सभी क्या है, प्रस्तुति हैं। और भूमिकाएं क्या होती हैं, उनको अदा करना ही आपका स्टेटस ही क्या कहलाता है, भूमिका कहलाता है। समाजशास्त्र संबंधों का क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कहा था मैकाइवर और पेज में। उस प्राथमिक स्तर तक इसे समाजशास्त्र में बच्चे को अच्छे गुण और समाज के बारे में अध्ययन करवाया जाता है ताकि वो आगे जाके एक आदर्श बालक बन सके। अगर पूछा जाए आपसे कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है तो हम किसे सम्मिलित करते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु में, समाज की संरचना को, समाज के संबंधों से संबंधित जानकारियों के बारे में, समाज में प्रस्तुति एवं भूमिका को हम इसमें समाजशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। एक बालक को सामाजिक प्राणी बनाने वाला विषय कौन सा होता है, तो सामाजिक प्राणी बनाता है कौन है, समाजशास्त्र बनाता है। दर्शन शास्त्र में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो दर्शन शास्त्र में हम पढ़ते हैं तर्क और चिंतन किसी के बारे में। इसलिए दर्शन शास्त्र से ही बच्चे में तर्क और चिंतन का विकास होता है। हम किसी के बारे में जीवनियाँ हैं जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसमें महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध की जीवनियाँ पढ़ते हैं, तो ये दर्शन से ही विज्ञान का विकास हुआ माना जाता है। जब तर्क और चिंतन होगा तभी तो क्या होगा, विज्ञान का विकास होगा। तो विज्ञान का प्रारंभ किससे माना जाता है, दर्शन शास्त्र से माना जाता है। तो ये आपकी विषय वस्तु होगी। इसमें से आपको क्वेश्चन आप पूछा जाएगा, इतिहास की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो सभ्यता युग से। अभी तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम टाइम में थोड़ा ध्यान से रखना है कि विषय वस्तु कौन से के अंदर कौन सी है। आप एक बार दोबारा पढ़ लेना, SST का जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत आपके ऊपर नाम दे रखा है कौन सा विषय और उसके अंतर्गत कौन सा टॉपिक दे रखा है, ये आपको ज़रूर याद रख के जाना है। और इसको समझ लो कि नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ते हैं, समाज भूगोल में क्या पढ़ते हैं, उसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।